तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। जैसे कि हमारी टीम ने आपसे वादा किया था कि हम NIOS के सारे MCQ आपके सामने एक से एक लेकर के आएंगे। तो हमने इसकी शुरुआत कर दी है। अभी तक हमने हिंदी के और पॉलिटिकल साइंस के MCQ खत्म करवाया था और आज हम ज्योग्राफी के MCQ के साथ लेके आए हैं। तो जो बच्चे इनका एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है वो लोग अभी से प्रिपरेशन के लिए शुरुआत हो जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि समुद्र के समतल शीर्ष पर पर्वत क्या कहलाते हैं। समुद्र में समतल शीर्ष वाले पर्वत क्या कहलाते हैं। देखिए, ये पहले आप इस पिक्चर को देखिए। ये जो नीला नीला दिख रहा है ये समुद्र है और इसके यहाँ पर 4 तरह के पर्वत दिख रहे हैं। अगर ये जो पर्वत दिख रहा है आपको, अगर ये पर्वत पानी से ऊपर चला जाता, अभी तो पानी से नीचे है तो क्या है ये सी माउंटेन। अगर ये पानी से ऊपर चला जाता तो ये क्या बनता, एक आइसलैंड बन जाता, यानी कि एक द्वीप बन जाता। इसके बाद अगर ये मतलब मान लो कि ये टूट गया, इसका ऊपर वाला हिस्सा, तो क्या होगा, ये इरोजन मतलब उसके टूट फूट से क्या बना, ये इरोजन। और फिर यहीं से अगर ये और भी ज्यादा टूट जाता है, फ्लैट हो जाता है, तो ये क्या बनेगा, ग्यूलट्स। क्या बनेगा, ये ग्यूटस। ठीक है। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन है क्या बता रहे हैं, समुद्र में समतल शीर्ष वाले पर्वत। तो समुद्र में समतल शीर्ष वाले पर्वत जैसे कि मैंने यहाँ देख लिया और ये भी इसका फोटो है, तो आप ध्यान से देखें क्या है, ये ग्योटस है। ठीक है। कटक क्या होता है, कटक होता है समुद्र के अंदर में जो दो पर्वत है जो आपस में जुड़ रही होती हैं, उन मतलब बाहर जा रही होती है उस समुद्री पर्वत, उसे कटक्स कहते हैं। ठीक है। प्रवाल भित्ति क्या होते हैं, प्रवाल भित्ति एक प्रकार के जीव है जो कोरल रीफ भी कहलाता है, जिसे इंग्लिश में कोरल रीफ कहते हैं। प्रवाल भित्ति एक प्रकार का जीव है जहाँ पे मछली वगैरह रहती हैं। ठीक है। इसी से हमारे कई सारे द्वीप भी बने हैं, जैसे कि मालद्वीप और लक्षद्वीप। ठीक है। ट्रेंच क्या होता है, ट्रेंच एक प्रकार की खाई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर के तापमान का निर्धारण प्रमुख निर्धारक नहीं है। तो इनमें से कौन सा होगा जो महासागर के तापमान का निर्धारक नहीं हुआ, मतलब बाकी सब होंगे। तो क्या है ये अक्षांश। क्या अक्षांश निर्धारण नहीं करता, बिल्कुल करता है। देखिए अक्षांश क्या है, ये हमारे पास जो आप देखिए ध्यान से, अगर ये जो आप गोला देखिए, ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है। इसी पृथ्वी के अगर आप बीच वाले हिस्से को देखें तो वो क्या हमारा अक्षांश हो जाता है। ठीक है। हम सॉरी यहाँ से गलती से काट दे, लेकिन अगर आप यहाँ से देखें तो ये अक्षांश है, यानी कि सूरज की गर्मी सबसे ज्यादा कहाँ पड़ती है, यहाँ पड़ती है, इस अक्षांश पे। इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। इसके उत्तर में क्या है, उत्तर में अगर हम जाएंगे तो ये है नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिण में क्या है, साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, जैसे जैसे हम इसके ऊपर जाते जाएंगे सूरज की रोशनी कम पहुंचेगी, सूरज की गर्मी कम पहुंचेगी और ये क्या होगा, ठंडा होता जाएगा। तो ये अक्षांश का प्रभाव तो पड़ ही रहा है। ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते अक्षांश का प्रभाव नहीं पड़ता, तो अक्षांश का प्रभाव पड़ता है समुद्र के तापमान के गर्म होने पे। तो क्या पृथ्वी की परिक्रमा, पृथ्वी जो घूमती है, क्या इसका प्रभाव पड़ता है। तो इस पे हम जाएंगे कि जो पृथ्वी जो घूमती है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है समुद्र की गर्मियों पे। ठीक है। आगे चलते हैं, क्या घनत्व का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। जल का घनत्व कितना है उसको बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। और जो महासागर की करंट है, यानी महासागर की जो धाराएं हैं उस पर बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पिरामिड के बारे में। ऊर्जा का पिरामिड, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ऊर्जा का पिरामिड है। ठीक है। ये ऊर्जा का पिरामिड है। तो ये है कि ये सीधा सदैव ये सीधा क्यों रहता है, मतलब हमेशा ये इसी सीधा सीधा क्यों रहता है, उल्टा क्यों नहीं रहता। ठीक है। तो ये ऐसा सीधा क्यों रहता है, इसका कारण पूछा जा रहा है। तो हम ऑप्शन को देखते हैं कि मांसपेशियों की ऊर्जा रूपांतर जो क्षमता है वो शाकाहारियों की तुलना में बेहतर होती है। क्या जवाब सही है, जवाब बिल्कुल गलत है। मांसाहारियों के पास कम ऊर्जा होती है शाकाहारी की तुलना में। अगर मैं आपको इसका अगर आपको ये समझाऊं तो देखिए, ये जो पहले पीरियड वाले होते हैं, मतलब पहले जो उत्पादक हैं, ये कौन होते हैं, पेड़ पौधे। अगर इन्होंने 100 जूल लिया है, 100 जूल का मतलब यहाँ पर अगर हम इसको नापते हैं तो ऊर्जा को हमेशा जूलों में नापा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम 100 रुपये कह सकते हैं, इसको 100 रुपये कह सकते हैं। तो अगर हम 100 रुपये एक ने अगर खाया है तो अगले को कितना मिलेगा, अगले को 10 मिलेगा। क्यों मिलेगा, जब ये अगला जीव जो है, अगला कीड़ा मकोड़ा जो है, जब ये इस पौधे को खाएंगे, ठीक है, तो इनको कितना मिलेगा, इनको 100 नहीं मिलेगा, इनको 10 ही मिलेगा। यहाँ से ऊर्जा कितनी हो रही है, 10%। फिर अगर इन कीड़े मकोड़ों को जो ऊपर वाले जो हिस्से वाले लोग खाएंगे, उससे वाले ऊपर वाले जो जीव खाएंगे, जैसे कि मेंढक अगर इस कीड़े को खाता है तो ये क्या होगा, इसको कितना मिलेगा, इसका 10% मिलेगा। अगर मेंढक को सांप खाता है तो सांप को कितना मिलेगा, मेंढक ने जितना खाया उसका 10%। ठीक है। फिर ये ऊपर वाले को कौन कितना मिलेगा, अगर सांप को अगर मोर ने खाया तो उसको कितना मिलेगा, 10%। तो ये क्या हो रहा है, 10% की कमियां आती जा रही है। तो नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम पिरामिड में जाते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा की कमी होती है। तो इसीलिए ये पिरामिड ऐसे सीधा बना हुआ है। ठीक है। तो इसकी तुलना में क्या है कि सीधा इसलिए बना होता है क्योंकि मांसपेशियां जो होती है ऐसे खाती हैं, तो बिल्कुल गलत जवाब है। अगला चलते हैं, क्या उत्पादन की जो ऊर्जा रूपांतरण क्षमता है इसमें कमी आती है, उत्पादक की जो ऊर्जा रूपांतरण की जो दक्षता है इसमें कमी आएगी, बिल्कुल ठीक है। अगला चलते हैं, क्या शाकाहारी जानवरों को ऊर्जा रूपांतरण दक्षता मांसाहारी की तुलना में बेहतर मिलता है।
देखो बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। मैंने अभी बताया कि जैसे कि इसको 100 मिलेगा तो अगली वाले को क्या होगा, कम होता जाएगा। तो बिल्कुल ये वाला आंसर कितना है, सही है। ठीक है, कि शाकाहारी को मांसाहारी की तुलना में अधिक ऊर्जा मिलती है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि उन विशेषताओं का की पहचान करें जो जीवों को उनके आवास की स्थिति में जीवित रहने के लिए अनुमति देती है। यानी कि उनकी आवास, कोई जीव है, कोई नया जीव है, उसका अपना एक आवास होगा, उसके रहन सहन का अपना एक तरीका होगा। उस तरीका में परिवर्तन आने से क्या क्या, क्या कारण है, मतलब उनके ऐसे आवास में स्थितियों में अगर कोई परिवर्तन आता है तो उससे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो हमारे पास ऑप्शन है वो है एडोप्टेशन, यानी कि अनुकूलता। अनुकूलता के कारण जीव क्या होती है, अपने आप को ढाल लेते हैं, किसी भी परिस्थितियों में वो स्वयं को ढालने में सक्षम है। इसी के कारण अगर वो उस जीव, अगर उन्होंने स्वयं को उस आवास की स्थिति के हिसाब से नहीं ढाला तो उनकी मृत्यु पक्की है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है जिराफ का। जिराफ की गर्दनें ऊंची होती गई क्योंकि जो पेड़ की जो छाले, जो पेड़ के जो पत्ते थे वो ऊपर उठते गए, पेड़ों की ऊंचाई बढ़ती गई, और इसी से क्या हुआ, जिराफ की भी ऊंचाई, गर्दन की ऊंचाई बढ़ती गई, क्योंकि उसे ज्यादा से ज्यादा खाने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है कि भारत के प्रायद्वीपीय भाग में, यानी कि भारत का प्रायद्वीपीय भाग यानी कि दक्षिण भाग में गर्मी और सर्दी के बीच तापमान की जो चरम सीमा की काफी कमी देखने को मिलती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि जो दक्षिणी भाग है इसमें गर्मी और सर्दी की जो सीमा होती है बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? ठीक है, क्या आसमान का इसका कारण क्या है, अभी बताते हैं इसका कारण क्या है। आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहते हैं, क्या दक्षिण भारत में हमेशा बादल छाए रहते हैं, इसलिए यहाँ पे तापमान की कमी के कारण ही गर्मी और सर्दी के बीच में जो चरम सीमा है उसमें दिक्कत होती है? बिल्कुल नहीं, ऐसा है, बिल्कुल नहीं है। कि क्या वर्षा भर सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती रहती है? बिल्कुल नहीं, अगर लंबवत पड़ती तो गर्मी गर्मी होती, ठंडी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। चलते हैं, क्या वर्ष भर तेज हवाएं बहती रहती है? ऐसा भी नहीं है। तो क्या चौथा ऑप्शन सही है कि निकटवर्ती महासागरीय तापमान को नियंत्रण करती है? बिल्कुल सही। देखो इसका जो तापमान है ना, ये देखिए आप अगर इसको ध्यान से देखें, दक्षिण भारत को, तो इधर भी नदी है, इधर भी समुद्र है और इधर भी समुद्र है। इसके कारण क्या होता है, इसका जो तापमान होता है इसको कंट्रोल किया जाता है, किसके जरिए, समुद्र के जरिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि नेशनल रिवर लिंक प्रोग्राम, यानी कि राष्ट्रीय नदी जोड़ो कार्यक्रम की लाभ क्या क्या विशेषता है, उसका लाभ क्या है, लाभदायक क्यों है? ठीक है, अब आगे चलते हैं क्यों लाभदायक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या है कि भूमिगत जल का जो क्षेत्र है ये बढ़ जाता है इससे। बिल्कुल सही है, भूमिगत जल का क्षेत्र बिल्कुल बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, अतिरिक्त जल विद्युत की क्षमता जो है वो भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही है, जल विद्युत की क्षमता भी बढ़ेगी। ठीक है, अगला क्या है, बाढ़ नियंत्रण होगा, ये भी ठीक है। तो फिर हमारे पास जब तीनों ऑप्शन सही हो गए तो क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। मतलब कि अगर नदी जोड़ो परियोजना है तो उस परियोजना से हमें क्या क्या लाभ मिलेगा, तो उस परियोजना से हमें क्या क्या लाभ मिलेगा, भूमिगत जल का जो क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा, भूमिगत मतलब ग्राउंड वाटर। ठीक है, अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि 2050 में ऐसी कौन से क्षेत्र हैं कि भारत में अनुमति जल उपयोग पैटर्न को प्रतिबंधित नहीं करते हैं, कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण से भारत में जो जल का जो पैटर्न है इसमें बदलाव नहीं होगा। ठीक है, क्या है, जल का सबसे बड़ा भाग कृषि में उपयोग होता है। ये बात सही है कि जल में कृषि का उपयोग होगा। तो क्या 1950 कमी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी भाई, जब जाहिर सी बात है कृषि में वृद्धि होगी या कृषि में कमी आएगी तो इसमें भी जल में भी कमी या कमी वृद्धि आने के लिए बाकी है। ऊर्जा क्षेत्र में उपयोग में गिरावट, क्या ऊर्जा क्षेत्र में क्या बिजली की जो उत्पादन होगी उसमें क्या इसमें कमी आ सकती है? तो इसका जवाब लगभग हाँ में हम दे सकते हैं। ठीक है, जल के उपयोग में दूसरे स्थान पर रहते हैं। ठीक है, जल का उपयोग क्या दूसरे स्थान पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो ऊर्जा का क्षेत्र है उसका हम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ इसको हम सही मान सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंचाई की जो बढ़ती मांग है इसका कारण बताइए। मतलब सिंचाई की जो मांग बढ़ रही है इसके क्या कारण है? ठीक है, क्या कारण है कि वर्षा के क्षेत्र में वितरण के कारण। ठीक है, क्या जो वर्षा ऋतु है उसमें निरंतर अंतराल आ रहा है? ठीक है, क्या व्यवसायिक फसलों के लिए पानी की कमी देखी जाती है? ठीक है, स्थानीय फसल पद्धति के कारण। देखिए सबसे पहली बात तो कि व्यवसायिक फसलें जो होती है ना वो ज़्यादा ज़्यादा पानी की डिमांड कर रही है। इसी कारण से क्या होता है कि हमारे यहाँ जल की जो मांग है वो लगातार भी बढ़ती जा रही है। सिंचाई की मांग व्यावसायिक फसलों में ज़्यादा होती है। ये जो व्यावसायिक फसलें कौन सी होती है, व्यावसायिक फसलें होती है जो जिसमें व्यापारिक फसलें होती है। ठीक है, जो कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं जिनसे हम व्यापार करते हैं, जैसे कि शुगर कैन, गन्ना, ठीक है, कपास, इनकी मांगों के कारण ही क्या हो रहा है कि पानी की अधिकता की मांग बढ़ती है, सिंचाई की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में अंतर्देशीय जल मार्ग
पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए। क्यों? भारत में जलमार्ग क्यों नहीं विकसित हुए पूर्ण रूप से? क्या सिंचाई के लिए पानी की जो नदी का जल था उसको मोड़ दिया गया? क्या जो बारहमासिया नदियां थी उसके कारण, या फिर पुल और झरने के अभाव के कारण, या फिर रेल एवं सड़क परिवहन में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं था? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हाँ, बिल्कुल सही बात है कि रेल पर कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं था। तो देखिए, इनमें से कौन सा विकसित नहीं है? क्यों नहीं विकसित है? इसका कारण यही है कि सिंचाई के लिए जो नदी का जो जल है ना, इसको बार बार मोड़ा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंटली यही दिक्कत है। ठीक है, इसीलिए ऐसा देखने को मिल जाता है। आगे चलते हैं। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप इसे देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत भविष्य की ऊर्जा है क्योंकि, देखो, ऊर्जा का जो गैर परंपरागत स्रोत है, पहले तो परंपरागत स्रोत कौन कौन से होते हैं? देखो, परंपरागत स्रोत के अंदर आता है हमारे पास कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये और सीएनजी, ये सब जो होते हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है, यानी कि एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो गैर परंपरागत स्रोत है, ये कभी खत्म न होने वाले स्रोत है, जैसे कि सोलर पावर, ठीक है, विंड पावर, ठीक है, बायोमास, ठीक है, तो ये सारे जो है ना, हाइड्रो पावर, ठीक है, तो ये स्रोत है, ये कभी खत्म ना होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं, ये कभी खत्म नहीं होंगे, और इसीलिए ये गैर परंपरागत है। ठीक है, और ये पुराने की तरह केमिकल भी ज्यादा नहीं, मतलब ज्यादा हार्मफुल भी नहीं होते। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी आसान है, बिल्कुल सही बात है। क्या प्रौद्योगिकी सच में आसान है? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऊर्जा का जो उपयोग है वो हर कोई कर सकता है, इसका ऊर्जा जो है बिल्कुल हर कोई कर सकता है, तो ये बिल्कुल सही है कि ये परंपरागत की भविष्य क्यों है, क्योंकि इसका उपयोग हर कोई कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन है, आप पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, मानव विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो मानव विकास की जो अवधारणा थी, हमारे पास चार ऑप्शन है। अमर्त्य सेन, ठीक है, महबूब उल हक, ठीक है, रॉबर्ट माल्थस, ठीक है, और पॉल स्टीन। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है मोहम्मद महबूब हक, ये है, ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। अच्छा, जैसे कहते हैं कि कोयले में, मतलब कोयले की खान में हीरा होता है, तो वैसे ही कोयले की खान में एक हीरा पैदा हुए थे। मोहम्मद, इनका नाम था महबूब हक। इनका बहुत सम्मान से नाम लिया जाता है आर्थिक क्षेत्रों में। ठीक है, तो पाकिस्तानी कहने का मतलब आप ये ना समझे कि इसको हेट फिर ना ले। ठीक है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया, ना केवल इंडिया में बल्कि दुनिया भर के इकोनॉमिक्स में, क्योंकि जब इन्होंने मानव विकास के ऊपर जो एक अवधारणा दी थी, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, अमर्त्य सेन जो थे, ये भारत के इकोनॉमिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज मिला था। रॉबर्ट माल्थस ने एक माल्थस का सिद्धांत दिया था, जो मैं आपको बताऊंगा। जो जो ये है, जो जनगणना से जनसंख्या से संबंधित है, इनका मानना है, माल्थस जी का मानना है कि जो जनसंख्या होती है वो बीजगणित के हिसाब से चल बढ़ती है, और जो संसाधन होते हैं वो अंकगणित के हिसाब से बढ़ते हैं। ठीक है, ये इनका सिंपल सा फंडा था। आगे चलते हैं। मानव विकास सूचकांक के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक मानव विकास सूचकांक के लिए उपयोग में नहीं किया जा सकता? ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा सूचकांक है जो मानव विकास को उपयोग के लिए, मतलब मानव विकास सूचकांक के अलावा ऐसे कौन सा है जो मानव विकास सूचकांक का उपयोग नहीं किया, जिन्होंने कभी किया ही नहीं है? ठीक है, तो क्या वो सामाजिक सूचकांक है? क्या वो विकासशील देशों के लिए मानव गरीबी सूचकांक? ठीक है, चयनित OECD ने मानव गरीबी सूचकांक और लिंग आधारित मानव मापन। देखिए, ये चारों जो तीनों है ना नीचे के, इन तीनों ने ना मानव विकास सूचकांक को बिल्कुल अपनाया है। ठीक है, गया तो वो है सामाजिक विकास सूचकांक के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी इसका इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक रैंकिंग के अनुसार भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? आप इस मैप को समझे, विश्व के इस नक्शे को देखें, तो जितने में कोई ब्लू वाले डॉट्स वाले दिखते हैं ना, ब्लू देश वाले, जो ब्लू देश वाले हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े मानव संसाधन वाले देश माने जाते हैं। इनका मानव विकास सूचकांक सबसे ऊपर रहता है। ठीक है, इसके बाद आपको कौन दिखेंगे? ये नीले वाले। ठीक है, और सबसे कम जिसके हैं वो है लाल वाले। तो आप ध्यान से देखें कि भारत जो है वो यहाँ पे है। किसमें है? भारत जो है यहाँ पे, इस नक्शे में यहाँ देखिए। तो भारत ना तो नीले के अंदर आता है, ना इसके अंदर आता है, ना लाल के अंदर आता है, तो भारत कहाँ होगा? आप बताइए। भारत तीसरे स्तर पे होगा। ठीक है, भारत कहाँ है? मध्य में है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, क्योंकि उन कारणों की पहचान कीजिए जिन्हें देश में मजबूत करने की आवश्यकता है। तो देश में ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें सबसे पहले आवश्यकता है कि इन्हें हमें मजबूत करना है? तो वो कौन सा है? देश में जनसंख्या को कम करना, देश में भौगोलिक बुनियादी ढांचे को स्थितियों में सुधार करना, मतलब भौगोलिक बुनियादी ढांचे जिसमें कि सड़क, रेलवे, ब्रिज, पुल, इन सबको बनाना। ठीक है, तीसरा है साक्षरता और सकल नामांकन अनुपात में सुधार लाना,
और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। देखो वैसे तो ये सभी कारण जो है वो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये इनमें से ऐसा कोई भी कारण नहीं जिसको हम कम कह सकते हैं कि नहीं ये तो जरूरी नहीं है, 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 ऐसा नहीं है। ये सभी कारण देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सब में अगर सबसे कोई महत्वपूर्ण है तो वो है शिक्षा, यानी कि साक्षरता। साक्षरता हमें देना है और सकल नामांकन यानी कि स्कूल के अंदर में सभी बच्चों का नामांकन एडमिशन होना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल सर, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें हमारे पास? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। आइए अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। पहचानो कि शास्त्रीय विकास लक्ष्य, इसको हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ये कह सकते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा हासिल नहीं किया गया, ठीक है। कौन सा ऐसे शब्द है जिनको हासिल नहीं किया गया? तो पहला तो लक्ष्य था, ये था कि इसके पहले लक्ष्य के अंतर्गत 1990 के स्तर में गरीबी में कमी लाना, ठीक है। दूसरा क्या था? 2000 के बाद मातृ मृत्यु दर में वृद्धि हुई, क्या ये बात सच है? ठीक है। विकासशील क्षेत्रों में विशेष रूप से उप सहारा अफ्रीका में नामांकन में वृद्धि, ठीक है। दुनिया भर में पीने के पानी तक पहुंचने जैसी सुविधा में सुधार किया गया। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में ऐसी कौन सी अचीवमेंट थी जो नहीं हो पाई? तो ये थी कि 2000 के बाद मातृ मृत्यु दर में वृद्धि की जा सके, मतलब जाहिर सी बात है मातृ मृत्यु दर में ऑब्वियसली कमी आई थी, ना कि वृद्धि हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में मैं बता दूं कि ये 8 प्रकार के गोल थे, ठीक है। 2015 तक हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना था। 2000 से लेकर 2015 तक 15 साल का हमारे पास टाइम पीरियड था जिसमें हमें इन 8 लक्ष्यों को प्राप्त करना था, ठीक है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे एमडीजी गोल में भारत के लक्ष्य हासिल नहीं किया? मतलब भारत ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में ऐसे कौन से लक्ष्य थे जिनको प्राप्त नहीं किया? क्या बाल मृत्यु दर में कमी को देख करके क्या भारत में बाल मृत्यु दर में कमी आई? देखते हैं। गरीबी घटाने में क्या गरीबी कम होने लग गई? बिल्कुल सही बात है। क्या प्रारंभिक शिक्षा का नामांकन बढ़ा? बिल्कुल सही बात है। और जो मातृ मृत्यु दर था, मातृ स्वास्थ्य, मैटरनिटी स्वास्थ्य, क्या इसमें भी कोई सुधार आया? देखो महिला के मातृ में सुधार आया, बिल्कुल आया, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा का नामांकन बढ़ा, बिल्कुल ठीक है। गरीबी में हमें देखने को मिला कि कमी आई, बिल्कुल सही है। तो क्या बाल मृत्यु दर में कमी आई? बिल्कुल नहीं, बाल मृत्यु दर में शुरुआत में वृद्धि हमें देखने को मिल चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन पूरी तरीके से गलत है। आगे चलते हैं। देखिए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बीच के जो अंतर है, इसमें कौन से बिंदु गलत है? गलत को पहचान। देखिए, ये मिनिमम डेवलपमेंट गोल है सिर्फ 8 लक्ष्य के साथ, और ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तुरंत 17 लक्ष्यों के बाद 2015 से लेकर के 2030 तक में हमें इसे खत्म करना है, 15 से 30, ठीक है। तो अभी भी हमारे पास क्या चल रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमें खत्म करके आना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास पूछा गया है कि ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है, मैं बताइए कि कौन से ऐसे लक्ष्य हैं जो इनमें गलत है, जिनमें अंतर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो एमडीजी है के आधार पर जो आधार रेखा है 1990 थी, ठीक है, जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1915 था, ठीक है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को कुल मतलब को 70 खुले कार्य सामूहिक लक्ष्य हासिल करने थे, ठीक है, और परामर्श के बाद विकसित किया गया था, जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल संयुक्त राज्य के विशेषाधिकार समूहों के द्वारा तैयार किया गया था। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो समूहों के द्वारा तैयार किया गया, और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है उसमें 70 कार्य दिए गए। ये थोड़ा उल्टा नहीं हो गया? आगे चलते हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की समय सीमा थी 2000 में, 2000 है, विशेष रूप से उप सहारा अफ्रीका, और 17 गोल के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से 2000 से 2015 तक, जबकि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2010 से 2030 तक है। तो हमारे पास हमें जो आंसर देना था कि इनमें से गलत कौन सा है, ठीक है, इनमें से गलत बिंदु कौन सा है? तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये थोड़ा उल्टा नहीं हो गया था, इसलिए ये उल्टा वाला जो है यही गलत है, ठीक है। तो दोस्तों हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और आगे की क्लास के लिए हम अभी और भी चैनल हमारे पास इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 के और बहुत सारे और भी सोशोलॉजी है, तो हम आगे और भी आपसे इसी तरीके से एमसीक्यू लेके आएंगे। तो अगर आपको चैनल पसंद, आपको हमारा काम पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जय हिंद, जय भारत, इतना ही कहकर मैं इसको रोकना चाहूंगा और शुरू करते हैं। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। जय हिंद।